हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखो बेटा, इससे पिछले वीडियो में हमने इसके पार्ट फर्स्ट के बारे में डिस्कस किया था, रिएक्शन मैकेनिज्म सेकंड, रेस नंबर 7। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पार्ट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वाले में हमने EAR से रिलेटेड रिएक्शनों के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम NAR और FR-SR रिएक्शनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दे बेटा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पार्ट 2 और पार्ट 2 में आप ध्यान दें, एक तो आपका NAR और एक आपका FR-SR, इन रिएक्शनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ KQ फॉर NAR। इन कंपाउंडों को NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो क्या होता है कार्बोनिल कंपाउंड, तो मैं आपको इतना क्लियर कर दूं कि कार्बोनिल कंपाउंड का मेन कैरेक्टर होता है NAR, अर्थात आपके जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं सब NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। अब क्या होगा NAR में, तो NAR में सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो ये पाई बॉन्ड जो है बेटा वो एच से शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर तो देखो क्या हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव, इस पर पार्शियली पॉजिटिव, और पॉजिटिव पे आपके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो इससे ये आपका इंटरमीडिएट बनेगा। इसके ऊपर अगेन आपका अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, जैसे इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा आपके पास ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप देखो बेटा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इसके ऊपर, और ये इसका RDS पार्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बोनिल कार्बन पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही फास्ट होगा। तो कहने का मतलब है मोर पॉजिटिव ऑन कार्बोनिल कार्बन, मोर पॉजिटिव ऑन कार्बोनिल कार्बन, मोर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर मोर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा तो अपन क्या बोलेंगे, मोर रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी भी क्या होगी बेटा, मोर होगी। कहने का मतलब यह है कि आपके कार्बोनिल कार्बन पर मोर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो रिएक्टिविटी ऑफ NAR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 कार्बन अपॉन स्टेरिक हिंडरेंस। ये इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, अर्थात क्राउडिंग होने पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में भी दिक्कत आती है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड 2 है, एक में कार्बोनिल कंपाउंड फर्स्ट मैंने एल्डिहाइड लिया है, इस पर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेंगे। तो आप देखो कार्बोनिल कार्बन पे यहाँ ये शिफ्ट होगा, या नेगेटिव या पॉजिटिव होगा, और ये इसके पास अटैक करेगा। यहाँ पर R ग्रुप है, इस R ग्रुप का प्लस आई है, जब ये इसको प्लस आई देगा तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। इसका मतलब अटैक तो स्लो होगा, अर्थात एल्डिहाइड के केस में अटैक स्लो हो रहा है। बट अगर मैं कीटोन की बात करूँ तो कीटोन में तो आपके बोथ ग्रुप एल्काइल है, और अब बताओ इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करूंगा तो यहाँ पॉजिटिव है तो इस पर अटैक करेगा। बट आपको पता है इस R का भी प्लस आई नेचर है, इस R का भी प्लस आई नेचर है, ये दोनों इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज तो क्या होगा, मोर डिक्रीज हो जाएगा। अब बताओ अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज मोर डिक्रीज हो जाएगा तो इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी क्या होगा, लेस होगा। तो अपन क्या बोलेंगे, मोर डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन कार्बन ड्यू टू प्लस आई ऑफ CH3 के प्लस आई इफेक्ट की वजह से। इस वजह से क्या होगा बेटा, लेस अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनिल कार्बन। इसकी वजह से आपके कार्बोनिल जो कार्बन है उस पर लेस अटैक होगा। जबकि अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके कंपेयर में यहाँ पर भी डिक्रीज होगा, बट लेस डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन पर। इस वजह से क्या होगा, मोर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इस वजह से यहाँ पर क्या होगा बेटा, मोर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। तो बताओ एल्डिहाइड और कीटोन में से किसकी रिएक्टिविटी मोर होगी, तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। अब आप देखो यहाँ पर हमने एल्डिहाइड ग्रेटर देन कीटोन कर दिया, बट ये सारे एरोमेटिक है, जितने भी कंपाउंड गिवन है ये सब एरोमेटिक है, और एरोमेटिक में आपके पास यहाँ C डबल बॉन्ड हो, CH3 ग्रुप है। अब बताओ अगर इसके पेरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप होगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा
और अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो आपको पता है क्या होगा बेटा, रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। बट अगर इसकी पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल की बजाय EDG ग्रुप होगा तो ऐसी कंडीशन पर ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। अगर कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो रिएक्टिविटी भी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि अगर आपके एरोमेटिक ग्रुप में इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अब आप बड़ा बताइए कि यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो पहले आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं अभी इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो देखिएगा, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें ओनली एरोमेटिक रिंग है, उसके साथ में कोई भी ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है। बी वाले ऑप्शन में देखो बेटा, यहाँ पर आपके पैरा पोजीशन पर Cl ग्रुप लगा हुआ है, Cl ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉल है, इसका -I है, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन क्या होगा, इंक्रीज होगा। सी ऑप्शन में देखो बेटा COCH3 है, और इसके पैरा पोजीशन पर, अब इसकी पैरा पोजीशन पर मिथाइल है, और मिथाइल EDG ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अर्थात इसका +I भी है और इसका + हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। इस वजह से क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होगा। जबकि आप डी ऑप्शन में देखो बेटा, डी वाले में पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉल है, अर्थात -M है। तो आपको पता है क्या होगा, मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन, जहाँ कार्बोनिल कार्बन पर मोर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर कार्बोनिल कार्बन पर मोर पॉजिटिव चार्ज होगा तो आपको पता क्या होगा, मोर रिएक्टिव भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि NAR के लिए अगर रिएक्टिविटी की बात करूँ तो सबसे पहले -M, फिर -I, उसके बाद में +I, और सबके लास्ट में +M होगा। तो आप देखो इस वाले में -M ऑब्जर्व हो रहा है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी डी की होगी। उसके बाद में बी की, क्योंकि बी पे -I है। उसके बाद में ये स्टैंडर्ड है, यहाँ पर +I है, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, और उसके बाद में कौन सा होगा बेटा, ये वाला होगा, क्योंकि इस पे +I है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस पे -I है और इस पे -M है, तो ये इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। तो शॉर्ट एंड स्वीट यही है कि कार्बोनिल कार्बन पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही फास्ट होगा। न्यूक्लियोफाइल का अटैक जितना फास्ट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बेटा क्या होगा, उतना ही मोर होगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, D, B, A और C। तो बताओ, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है, D, B, A और C। तो बेटा इसका कौन सा आंसर राइट है, थर्ड आंसर आपका राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ए कार्बोनिल कंपाउंड ए रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड। एक आपका कार्बोनिल कंपाउंड है ए बेटा, इसका रिएक्शन करना है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। आपको पता है कार्बोनिल कंपाउंड का मेन है NAR, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। हाइड्रोजन साइनाइड में H+ इलेक्ट्रोफाइल है, Cn- न्यूक्लियोफाइल है, तो इसके वाया आपके पास यहाँ से OH और Cn, ये बन जाएगा साइनोहाइड्रीन। क्या बन जाएगा बेटा, साइनोहाइड्रीन, जो कि B है। टू फॉर्म ए साइनोहाइड्रीन B विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव, इसका हम यहाँ से हाइड्रोलाइसिस करेंगे बेटा। तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, तो ये आपके पास एसिड बन गया C, जिसको क्या बोलेंगे, बीटा। तो क्या बोल रहा है, एन ऑप्टिकली एक्टिव अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड C, ये आपका COOH के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पर, और ये OH है। इस कार्बन पे लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि वो इसको ऑप्टिकली एक्टिव बोल रहा है। ऑप्टिकली एक्टिव बोल रहा है, इसका मतलब 4 ग्रुप आर डिफरेंट। अब ये क्लियर हो गया बेटा कि अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसके ये चारों ग्रुप डिफरेंट है,
तो इसका मतलब यहाँ पर ए, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी होगा, तो यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी बी होगा। इसका मतलब कार्बोनिल ग्रुप पे बोथ ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। और उसने एक बात और बोला है कि ए गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, और ये वाला ए जो है वो I2 प्लस NaOH के साथ में पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। इसका मतलब वहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O वाली फॉर्म होनी चाहिए। तो ये तो क्लियर हो गया कि आपके ए और बी में से ए ग्रुप आपका CH3 है, तो आपका बी ग्रुप या तो हाइड्रोजन होगा, बी ग्रुप या तो हाइड्रोजन होगा या कोई और आपका एल्काइल ग्रुप होगा, बट यहाँ पर दूसरा बी ग्रुप मिथाइल नहीं हो सकता। तो बताओ इसका कौन सा आंसर आपका राइट है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका ऐसे ही रॉन्ग हो गया बेटा, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। और बेटा आपका सी आंसर भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि सी आंसर भी आपका आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अब बी और डी आंसर बच रहा है बेटा। उस आपके डी ऑप्शन में देखो बेटा, यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है, बोथ ग्रुप सेम है। अगर ये बोथ ग्रुप सेम है तो यहाँ पर आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा, अर्थात ये कार्बन आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, इनएक्टिव है। तो इसका मतलब डी आंसर भी रॉन्ग है, आपका बी आंसर राइट है। अर्थात हम ये बोलेंगे कि हमारे पास जो एल्डिहाइड है वो एसिटेल्डिहाइड है। इसका रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करेंगे तो यहाँ से ये साइनोहाइड्रिन बनेगा, ये बन गया। और जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे बेटा हम यहाँ से, तो यहाँ से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, लैक्टिक एसिड का। और लैक्टिक एसिड में आप देखिएगा ये कार्बन आपका क्रेल है, क्योंकि इसके 4 ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए ऑप्टिकल एक्टिव भी है। और आपको पता है एसिटेल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट भी देगा ये। जब इसका हम आइडोफॉर्म करेंगे यहाँ से, तो CH3 ग्रुप विल बी कन्वर्ट इन CHI3, और आपका जो नेक्स्ट ग्रुप है वो एसिड के सोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, सी। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, सी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द गिवन कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड द रिएक्शन। आपको एक कार्बनिक कंपाउंड है 1 2 3, आपको बताना है इनमें से कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है टुवार्ड द हाइड्रेशन, सॉरी यहाँ पर टुवार्ड द हाइड्रेशन आएगा, टुवार्ड द हाइड्रेशन के रेस्पेक्ट में। तो आपको पता है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इस पर जब हम वाटर का एडिशन करते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये NaR है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहाँ पर वाटर में H+ इलेक्ट्रोफाइल है, OH न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ शिफ्ट होगा पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। तो यहाँ से अपने पास OH ये बनेगा जेम डाइओल, जेम डाइओल। और आपको पता है जेम डाइओल आर क्या होता है, अनस्टेबल होता है बेटा, इसलिए यहाँ से वाटर मोलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा और अगेन ये कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप देखिएगा ये जो आपके कार्बोनिल ग्रुप है, अगर इस कार्बोनिल ग्रुप पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप लगा दूं मैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप की प्रेजेंस में जब हम वाटर के साथ इसका हाइड्रेशन करते हैं तो ऐसी कंडीशन पर अब आपका जो जेम डाइओल बनेगा, ये बन गया आपका क्या बेटा, जेम डाइओल। ये जेम डाइओल जो होता है वो स्टेबल होता है बेटा, क्या होता है, ये स्टेबल होता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप द्वारा इसको स्टेबिलिटी ऑब्टेन हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेबिलिटी ऑफ डाइओल, कौन से, जेम डाइओल। अगर हम जेम डाइओल की स्टेबिलिटी की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप। आपके जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप होंगे उतने ही जेम डाइओल की स्टेबिलिटी होगी, और उससे जेम डाइओल का फॉर्मेशन भी ईजी होगा। तो इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ जेम डाइओल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EWG स्ट्रेंथ, अर्थात आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, अर्थात -M -I ये होने पर ही इलेक्ट्रॉन मतलब जेम डाइओल का फॉर्मेशन होता है। तभी तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे क्लोरेल हाइड्रेट। तो ये क्लोरेल है बेटा, आपको पता है क्लोरेल की जब हम रिएक्शन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से आपके पास क्लोरेल हाइड्रेट बनता है, ये क्लोरेल हाइड्रेट है। क्लोरेल हाइड्रेट जो होता है ये आपका स्टेबल जेम डाइओल है, स्टेबल जेम डाइओल है। ऐसा क्यों, क्योंकि सर इसके अंदर
इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, इस वजह से स्टेबल है। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप की प्रेजेंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपका जेम डाइऑल स्टेबल हो जाता है। अब आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन में देखिएगा, हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, इस पर C डबल बॉन्ड O है और C डबल बॉन्ड O है और बीच में C डबल बॉन्ड O है। तो ये दो C डबल बॉन्ड O तो सेम है बेटा, इन पर तो क्या है, जब जेम डाइऑल बनेगा तो इस वाले, जब यहाँ पर जेम डाइऑल बनेगा तो इसका माइनस आई, इसका माइनस आई मिलेगा। जब यहाँ पर बनेगा तो इसको इसका माइनस आई, इसका माइनस आई मिलेगा। इसका मतलब ये जो दोनों वाले हैं इसको वन साइड माइनस आई ऑफ, वन साइड माइनस आई ऑफ ring and another side माइनस आई ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप मिलेगा। बट अगर मैं इसी में आपके ये 2 नंबर, ये 1, ये 2 और ये 3, 2 नंबर वाले पे देखूँ, तो अब आप जरा बेटा 2 नंबर वाले पे देखो कि जब हम 2 नंबर वाले का डाइऑल, तो जब यहाँ पर इसका डाइऑल का फॉर्मेशन करेंगे तो इस डाइऑल पर बोथ साइड माइनस आई ऑफ CO मिलेगा। और आपको पता है माइनस आई ऑफ CO इज ग्रेटर देन PH है। इसका मतलब यहाँ पर जो भी आपका डाइऑल बनेगा वो मोर स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि उसको 2 साइड मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप ऑब्टेन हो रहे हैं, अर्थात ये भी मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है और ये भी आपका मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है। तो बताओ इसमें सबसे फास्ट जो आपका हाइड्रेशन होगा वो कौन से नंबर के कार्बोनिल ग्रुप पे होगा बेटा? 2 नंबर के कार्बोनिल ग्रुप पे होगा। क्यों? क्योंकि इस 2 नंबर के कार्बोनिल ग्रुप पर इधर भी आपका स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, इधर भी, अर्थात इधर भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है और इधर भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा बेटा? C। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द चेन प्रोपेगेशन स्टेप इन द फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो ये अब आप FR/SR से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। इससे आपको रिएक्शन गिवन है, नीचे ऑप्शन है। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि आपका FR/SR जो रिएक्शन है वो डन इन 3 स्टेप्स, जिसके अंदर सबसे पहला होता है चेन इनिशिएशन, सेकेंड होता है चेन प्रोपेगेशन और थर्ड होता है चेन टर्मिनेशन। तो आपकी जितने भी फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती है वो 3 स्टेप्स में होती है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन। स्टेप फर्स्ट आपका जो है चेन इनिशिएशन, इसमें आपका जो H2 है उसने यहाँ पर बोला है क्लोरीनेशन, तो हम यहाँ पर Cl2 लेंगे, इस पर H म्यू या UV लाइट। ध्यान रखना आपकी H म्यू की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl2 होना चाहिए, ताकि यहाँ से Cl2 ब्रेक हो जाए और 2Cl प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाए। ये इसका चेन इनिशिएशन स्टेप है बेटा। अब आता है स्टेप नंबर 2, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। चेन प्रोपेगेशन स्टेप में मीथेन पर Cl प्लस फ्री रेडिकल रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ से मीथेन जो है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा एक फ्री रेडिकल के इन्फ्लुएंस में दूसरा भी आपके फ्री रेडिकल में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से ये ग्रुप आपके फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से CH3 फ्री रेडिकल प्लस हाइड्रोक्लोरिक हो जाएगा। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आपने यहाँ पर CH4 प्लस Cl के साथ रिएक्शन किया है तो यहाँ पर CH3Cl प्लस H फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है। इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है बेटा? हाई होता है। अब ये भी आप ध्यान दें कि जब अगर मान लीजिएगा जैसे मैंने लिखा मीथेन का क्लोरीनेशन किया है H म्यू की प्रेजेंस में, तो यहाँ से मिथाइल क्लोराइड होगा। कब? जब आपके पास Cl एक्सेसिज में नहीं, लिमिट क्वांटिटी में है, अर्थात CH4 एक्सेसिज में है। बट अगर आपका क्लोरीन एक्सेसिज में हो जाता है तो फिर पॉली रिएक्शन हो जाती है। जैसे इसी को मैं अब लिख रहा हूँ यहाँ पे कि CH4 प्लस Cl2 का रिएक्शन
Cl2 के एक्सेसिज में करेंगे तो पहले तो मिथाइल क्लोराइड होगा, फिर मिथाइल क्लोराइड से C2HCl होगा, फिर C2HCl से CHCl3 होगा और फिर CCl4 का फॉर्मेशन होगा। तो अभी हमने जो चेन प्रोपेगेशन स्टेप किया है वो मीथेन के एक्सेसिज में किया है। अगर Cl2 एक्सेसिज में है तो अगेन ये रिएक्शन वापस फिर होगा, कैसे होगा वो देखिएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका ये CH3 4+ है, ये यहाँ से रिएक्शन करेगा Cl2 के साथ, तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा CH3Cl में और क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। फिर अगेन क्या होगा, अगेन स्टेप में बेटा CH3Cl आपके क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से H बना देगा, तो ये बना देगा CH2Cl फ्री रेडिकल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। अगेन अब आपका ये जो है कौन सा CH2Cl फ्री रेडिकल, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और CH2Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल हो जाएगा। ऐसे चेन क्या होती रहेगी बेटा, रिपीट होती रहेगी। तो ये इसका है चेन प्रोपेगेशन स्टेप, जिसके अंदर नेक्स्ट स्टेप में अगेन क्या होगा बताओ। अब CH2Cl2 है, इस पर आपका कौन अटैक करेगा Cl+ फ्री रेडिकल, तो यहाँ से क्या करेगा, इसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पर CH2Cl फ्री रेडिकल बन जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, यहाँ से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में भी ये फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, CH और Cl2+, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल पे आपका जो क्लोरेल बना है, मतलब ये क्लोरोफॉर्म जो है, इस क्लोरोफॉर्म पे फिर Cl2 अटैक करेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, CHCl3, तो CCl3 फ्री रेडिकल बन जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा। फिर आपका जो CCl3 फ्री रेडिकल बना है, आपका जो CCl3 फ्री रेडिकल बना है, इस फ्री रेडिकल पर फिर रिएक्शन करेंगे। जैसे आप देखो सभी में रिपीटेबल रिएक्शन है, जैसे आपके पास यहाँ फ्री रेडिकल हुआ, फ्री रेडिकल पे Cl2 ने रिएक्शन किया, तो फिर यहाँ पर सॉरी ये Cl आएगा, Cl फ्री रेडिकल होगा, तो ये बन जाएगा। अब ये जो फ्री रेडिकल बना है इस पर Cl2 का करेंगे, इसको एक Cl और आ जाएगा, ये CCl4 बन जाएगा। तो इस तरह से चेन प्रोपेगेट होती रहती है। तो बताओ इनमें से A B C D E में से कौन कौन सी रिएक्शन जो आपके चेन प्रोपेगेशन का पार्ट है। तो फर्स्ट तो आपका रॉन्ग है, क्योंकि बेटा फर्स्ट तो आपके चेन एनिसेशन का पार्ट है। बी वाला ऑप्शन आपका राइट है, CH4 Cl के साथ रिएक्शन करेंगे, मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, तो बी इसमें आपका राइट है। अब आप बट सॉरी बेटा बी राइट यहाँ से राइट है, बट यहाँ आके रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि आप देखो H+ फ्री रेडिकल और H+ फ्री रेडिकल की एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है, इसलिए इसका फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये स्टेप था, बट इस H फ्री रेडिकल की वजह से ये भी पॉसिबल नहीं है, तो बेटा इसमें बी आंसर भी आपका रॉन्ग हो गया। सी देखो आप Cl+ CH4 के साथ CH3Cl HCl, हाँ ये आपका स्टेप राइट है, तो सी आपका यहाँ पर राइट है बेटा। डी वाला फिर रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि H हाइड्रोजन फ्री रेडिकल फॉर्म में नहीं रह सकता, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है। ई वाला स्टेप CH3 के साथ Cl2, बिल्कुल बेटा ई वाला स्टेप देखो ये रहा, CH3Cl फ्री रेडिकल Cl2 के साथ CH3Cl और Cl बन रहा है, तो आपका ई ऑप्शन भी राइट है। तो बताओ इसमें कौन कौन सा चेन प्रोपेगेशन स्टेप है। तो सी और ई आपके दोनों चेन प्रोपेगेशन स्टेप है, तो बेटा इसका सी आंसर राइट है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट आपका चेन इनिशिएशन स्टेप है, बी और डी आपका दोनों कोई सा भी स्टेप नहीं होगा, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल फॉर्म में नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी हाईली एक्टिवेशन एनर्जी होती है। और आपका सी और ई यहाँ पर चेन प्रोपेगेशन का पार्ट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हाइड्रोकार्बन, आपका क्वेश्चन नंबर 13 है ये भी आपका FRSR का है। हाइड्रोकार्बन X जिसका वेपर डेंसिटी 35 है, फॉर्म ओनली वन मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट X इज, आपको बताना X क्या है। तो बेटा ये फिजिकल के साथ में, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है बट फिजिकल के साथ में इसको जोड़ा है। तो आपको वेपर डेंसिटी गिवन है, तो सबसे पहले अगर मैं मोलिकुलर वेट डिसाइड करूं तो मोलिकुलर वेट इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मोलिकुलर वेट हो जाएगा। तो अगर हम 2 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हो गया। तो इसका मतलब जो आपके पास हाइड्रोकार्बन है उसका मोलिकुलर वेट 70 होना चाहिए। तो अब आप जरा देखो, अब वो क्या कह रहा है, ओनली वन मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाना चाहिए वो।
तो बेटा सी ऑप्शन तो ऐसे रॉन्ग हो गया पेंटीन, क्योंकि आपको पता है एल्कीन पर मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, क्योंकि FR/SR के लिए तो आपका एल्केन और साइक्लोएल्केन रेस्पॉन्सिबल है। तो देखो अब आप सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका नियोपेंटेन, तो CH3 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 और CH3 ये आपका नियोपेंटेन है। अब आप देखो इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, हालांकि यहाँ पर मोलिकुलर वेट चेक करेंगे पहले, तो 1 2 3 तो 60 तो कार्बन का हो जाएगा, 3 3 3 3 यहाँ पर टोटल 12 है, तो इसका मोलिकुलर वेट 72 हो गया, इसलिए ये आपका आंसर रॉन्ग है। बट यहाँ से इसका मोनोक्लोरिनेशन अगर हम कराते हैं तो ओनली वन प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन होता है, ओनली वन प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन होगा, और वो आपका वन प्रोडक्ट भी ये होगा। बट इसका मोलिकुलर वेट 72 है, इसलिए फर्स्ट आंसर आपका रॉन्ग है। अब आता है बी साइक्लोपेंटेन। तो देखो बेटा साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर ये होता है CH2 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 और ये आप देखो इसके मोलिकुलर वेट की बात करूँ तो 60 + 10 = 70 है बेटा, इसका मोलिकुलर वेट 70 है। और अगर इसका हम क्लोरीनेशन करेंगे तो साइक्लोपेंटेन के क्लोरीनेशन से ओनली वन प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑल कार्बन जो होते हैं वो 2 डिग्री की फॉर्म में है। तो बताओ इसका कौन सा आंसर राइट है बेटा? बी आंसर आपका राइट है। सी आपका रॉन्ग है क्योंकि पेंटीन है। डी ऑप्शन आपका रॉन्ग क्यों है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि डी में जो पेंटीन है एन पेंटेन है उसका मोलिकुलर जो वेट है वो भी 72 होगा, इसलिए आपका डी ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? बी। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। टोलुइन रिएक्ट विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। आपको पता है जब भी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट आता है तो इट इज द रेस्पॉन्सिबल FR/SR, अर्थात ये फ्री रेडिकल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर भी FR/SR रिएक्शन है। तो देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये क्लोरीन है बेटा, इस क्लोरीन का हम 2 टाइप का रिएक्शन जनरली यूज करते हैं। मैंने एक बार रिएक्शन किया Cl2 के साथ HMU, इसका मतलब ये FR/SR रिएक्शन है। बट अगर मैं Cl2 का रिएक्शन कर दूं किसके साथ? FeCl3 अर्थात लुईस एसिड के साथ, तो बेटा ये ESR का पार्ट है। तो ध्यान रखना ये दोनों में डिफरेंस है कि अगर Cl2 के साथ HMU होता है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, और अगर Cl2 के साथ लुईस एसिड होता है तो ESR होता है। इस रिएक्शन के अंदर आपका जो इंटरमीडिएट है बेटा वो फ्री रेडिकल होता है, जबकि इस रिएक्शन में आपका इंटरमीडिएट जो होता है वो कार्ब कैटाइन होता है। आपका फ्री रेडिकल रिएक्शन जो होता है उसमें अटैक ऑन sp3 कार्बन पर, जबकि यहाँ पर क्या होता है? अटैक ऑन sp2 कार्बन पर। ध्यान रखना फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में sp3 कार्बन पे अटैक होता है, जबकि इसमें अटैक किस पर होता है? sp3 पर होता है। तो Cl2 में आपका जो अटैकिंग ग्रुप होता है वो Cl फ्री रेडिकल होता है, जबकि ESR में आपका अटैकिंग ग्रुप Cl+ होता है। तो इसका मतलब जब ये Cl+ है, फ्री रेडिकल है, ये अटैक करेगा sp3 पर, तो यहाँ अटैक होगा, तो इसमें अटैक यहाँ पर होगा, तो इसके वाया आपके पास CH2Cl ये प्रोडक्ट बनेगा जिसको बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बट ESR में ये sp2 पर अटैक करेगा, और आपको पता है CH3 का प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसलिए बेटा ये आपका ऑर्थो पेरा डायरेक्टर है। तो इसका मतलब क्लोरीन इसके मिथाइल मतलब जो आपका मिथाइल है इसके रेस्पेक्ट में क्लोरो और पेरा पोजीशन पर, अर्थात ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर आकर ऐड होगा, अर्थात ऑर्थो क्लोरो या पेरा क्लोरो टोलून का फॉर्मेशन होगा। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब आप देखो ये जो प्रोसेस होता है वो तो किस में होता है? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट के साथ होता है, जबकि ये प्रोसेस किसके साथ होता है? बेटा ये प्रोसेस होता है एब्सेंस ऑफ लाइट, अर्थात ये लाइट की एब्सेंस में होता है। अभी यहाँ पर लाइट है, तो बताओ आपका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? बेंजिल क्लोराइड। तो बताइएगा इसमें कौन सा आंसर राइट है बेटा? आपका फर्स्ट आंसर राइट है। सी और डी कब होता? जब यहाँ पर ESR होता, अर्थात इन एब्सेंस ऑफ लाइट होती। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 और 14 कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, रिंग CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 NBS बोले तो एन ब्रोमो सक्सेनामाइड है बेटा,
और एन ब्रोमोसक्सेनामाइड आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, अर्थात ये भी वही आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब आप देखो, अगर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो इसके अंदर इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनेगा, और अगर इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनेगा तो आपको पता है क्या, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पे डिपेंड करेगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दूं। तो ये बेंजीन रिंग है बेटा, इस बेंजीन रिंग पर CH2, CH डबल बॉन्ड CH और CH3 ये ग्रुप है। ये वाली पोजीशन तो आपकी एलाइलिक पोजीशन है और ये वाली पोजीशन आपकी बेंजाइलिक है। अब आपको पता है कि बेंजाइलिक और एलाइलिक में से बेंजाइलिक, जब ये आपका बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है तो यहाँ से मैं दोनों फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर तो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर आपके एलाइलिक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो ये कौन सा है बेटा, ये है बेंजाइलिक फ्री रेडिकल और ये है आपका एलाइलिक फ्री रेडिकल। आपको पता है बेंजाइलिक फ्री रेडिकल में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जबकि इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, मोर स्टेबल होगा। ये क्या होगा बेटा, लेस स्टेबल होगा। तो इसका मतलब यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर होगा, यहाँ से बनेगा जो प्रोडक्ट आपका माइनर होगा। तो बताओ इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। तो बेटा यहाँ पर जो आपका मेजर प्रोडक्ट है वो Br यहाँ लग जाएगा, तो आपका ये प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर है। तो बताओ इसमें कौन सा आंसर राइट है। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग है बेटा, बी आंसर राइट है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मैच कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द आंसर। आपको कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच करके सेलेक्ट आंसर आपको बताना है। फर्स्ट में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पर रिएजेंट यूज किया है और उसने Br बीच में ऐड किया है, डबल बॉन्ड को हटाया है। तो आपको पता है बेटा, जब डबल बॉन्ड डिस्टोर हो गया तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का पार्ट है, और यहाँ पर Br और H ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी कौन सा है, HBr है। इसका मतलब ये हुआ कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पर जब हम HBr का रिएक्शन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ रूल, मार्कोनी ऑफ रूल के अकॉर्डिंग इस वाले कार्बन पर Br ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब एक के अंदर तो आपका S होगा, तो इसके लिए जो आंसर आएगा वो क्या होगा, S। अब सेकंड में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 वही प्रोपीन है और प्रोपीन पे डबल बॉन्ड को नहीं हटाया और इसके यहाँ पर Br जोड़ा है। तो देखो ये कौन सी पोजीशन है, तो इसमें भी आपको मैं क्लियर कर दूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ डबल बॉन्ड को नहीं हटाया, ये इसके रेस्पेक्ट में एलाइलिक पोजीशन है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे कॉमन जो रेस्पॉन्सिबल है वो है NBS, एन ब्रोमोसक्सेनामाइड, जो कि ओनली फॉर एलाइलिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के वाया होता है। तो इसका मतलब ए का ये सॉल्यूशन हुआ, बी का सॉल्यूशन ये हुआ, तो बी में आपके क्या आ जाएगा बेटा, R। अब देखिएगा सी में भी अगेन आपके पास वही प्रोपीन है और आपके पास जो प्रोपीन है उस पर रिएक्शन जो किया गया है, उस रिएक्शन से आपके पास डबल बॉन्ड को डिस्टोर करके 2 जगह पर, यहाँ भी Br यहाँ पर भी Br लगाया। इसका मतलब डबल बॉन्ड वापस खत्म हो रहा है, अर्थात डबल बॉन्ड डिस्टोर हो रहा है, तो वापस क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। बट यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में 2 Br है, इसका मतलब Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल भी है, Br न्यूक्लियोफाइल भी है। इसका मतलब कौन सा रिएक्शन होगा, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन हो रहा है वो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 हो रहा है। तो बताओ इसमें कौन सा आंसर होगा, तो इसका Q आंसर राइट होगा। अब आ जाएगा डी के अंदर भी अगेन आपके पास क्या है, प्रोपीन गिवन है। डी के अंदर भी आपके पास अगेन क्या गिवन है बेटा, प्रोपीन गिवन है, और इस प्रोपीन पे रिएक्शन करके OH गिवन है। क्या गिवन है बेटा, OH गिवन है। तो देखो पहले तो इसका HBr के साथ EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करो। जब यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराएंगे तो मार्कोनी ऑफ रूल लगेगा, और मार्कोनी ऑफ रूल के अकॉर्डिंग मोर क्राउडेड कार्बन पर, अर्थात बीच वाले कार्बन पे ब्रोमीन आ जाएगा। अब यहाँ पर जो Br आया है, इस Br का हम वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस कर देंगे
जिससे OH माइनस है ये NHR हो जाएगी, ये OH माइनस इसको रिप्लेस कर देगा तो CH3 CH CH3 OH, यहाँ पर आपका OH ग्रुप आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, HBr फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस। तो बताओ इसमें कौन सा आंसर होगा, P। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा बेटा। तो A में S है, B में R है, C में Q है और D में P है। तो A में S, B में R, C में Q और D में आपका क्या हो जाएगा, P। तो बेटा इसका फर्स्ट आंसर राइट है। इसी के साथ आपका ये रिएक्शन मैकेनिज्म सेकेंड रेस नंबर 7 पार्ट 2, जिसके अंदर NAR और FR-SR के बारे में डिस्कशन किया है, वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक्सप्लेन किया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे।